नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। देश में 22 लाख से अधिक कोविड रोगी ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर लगभग 75% हुई। मृत्यु दर भी घटकर 1.86% रह गई। सरकार ने कोविड महामारी के दौर में फिल्म और टेलीविजन कार्यक्रमों के निर्माण की मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित इन दिशा निर्देशों में न्यूनतम कर्मचारियों का प्रावधान। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए राजनीतिक दलों से सहमति बनाने का आग्रह किया। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, बिहार विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका चीन के साथ अपना कारोबार बंद कर सकता है। दोपहर समाचार में अपने सहयोगी आनंद श्रीवास्तव के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर लगातार बढ़ रही है। अब ये 74.9% तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 24 घंटों के दौरान लगभग 58,000 लोग स्वस्थ हुए। इस महामारी से मृत्यु दर भी लगातार कम हो रही है। वर्तमान में ये दर 1.86% पर आ गई है। इस बीच पिछले 24 घंटों के दौरान 69,239 नए रोगियों के सामने आने के बाद संक्रमित लोगों की कुल संख्या 30 लाख को पार कर गई है। इस दौरान इस संक्रमण से 912 लोगों की मौत होने से मरने वालों की कुल संख्या 56,700 से अधिक हो गई है। देश भर में संक्रमित कुल 30,44,940 लोगों में से 22,80,000 स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 7,07,668 रोगियों का अभी इलाज चल रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के सूत्रों ने बताया कि कल 8 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई। इसके साथ ही देश भर में अब तक कुल 3,52,92,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है। मिजोरम में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 14 नए रोगी सामने आने के बाद इसकी संख्या बढ़कर 917 हो गई है। 423 रोगियों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है, जबकि 494 लोगों का इलाज चल रहा है। तेलंगाना में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 2,384 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोविड संक्रमित लोगों की संख्या 1,04,249 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 40,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। इसी दौरान 1,851 मरीजों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इस बीमारी से अब तक कुल 80,586 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में स्वस्थ होने की दर बढ़कर 77.39% हो गई है। दुनिया भर में कोविड-19 रोगियों की कुल संख्या 2,32 लाख से ज्यादा हो गई है। 56.5 लाख से अधिक रोगियों के साथ अमेरिका पहले स्थान पर है। वहीं ब्राजील 35.5 लाख मरीजों के साथ दूसरे स्थान पर है। विश्व में मरने वालों की संख्या 8,04,000 से ज्यादा हो गई है। अमेरिका में 1,76,000 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश इस वर्ष के अंत तक कोरोना संक्रमण के उपचार के लिए वैक्सीन विकसित कर लेगा। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के उपचार के लिए देश में बन रही 3 में से 1 वैक्सीन मानव परीक्षण के तीसरे दौर में पहुंच चुकी है। दुनिया के अंदर करीब 26 ऐसे वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जो कि क्लिनिकल ट्रायल्स के फेजेज में पहुंच गए हैं। 139 इसके अलावा भी हैं जो अलग अलग स्तर पर प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में काम कर रहे हैं। और भारत के अंदर जो कैंडिडेट्स थोड़ा सा ज्यादा आगे बढ़ गए हैं, उनकी संख्या लगभग आधा दर्जन के करीब है। उसमें से भी 3 जो है वो विशेष रूप से क्लिनिकल ट्रायल्स के फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज तक पहुंच गए हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि इसी साल के अंदर उनके रिजल्ट्स देश के और दुनिया के सामने आएंगे और हमें सफलता भी इसमें मिलेगी। कोविड-19 पर राष्ट्रीय कार्यदल के प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि तीसरे दौर में पहुंची वैक्सीन के परीक्षण के उत्साहजनक परिणाम मिले हैं। डॉक्टर पॉल ने कहा कि अन्य 2 वैक्सीन फिलहाल चिकित्सकीय परीक्षण के पहले और दूसरे चरण में है। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों की राय प्रसारित की जाती है।
आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नई दिल्ली के सीताराम भरतिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अमरचंद बजाज ने बताया कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए स्वच्छता बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक हमारे पास इनकी ट्रीटमेंट वैक्सीन या मेडिसिन के रूप में ना निकले तब तक हमें जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो फॉलो करने हैं। जहां जरूरत ना हो उसमें घर से बिल्कुल बाहर ना निकले, कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना है। और जबकि निकलना भी पड़ा घर से बाहर तो कोशिश करें कि जहां आप 2 लोग खड़े हैं करीब 2 मीटर दूर खड़े रहें, नहीं तो कम से कम 1 मीटर दूर खड़े रहें। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के डॉक्टर नरेश गुप्ता की राय है कि कोविड-19 के संक्रमण को आसानी से रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि एहतियात बरतने पर अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 80% में तो ऐसी भी तकलीफ नहीं करते हैं या इतनी हल्की करते हैं कि लोग घर पे ही ठीक हो जाते हैं। 10-15% में उनको अस्पताल जाके कुछ दवाई दी जाती है और वो सेटल हो जाते हैं। 5% या उससे कम वाले हैं जो कि दाखिल होना पड़ता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर पीयूष रंजन इस परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-11-5767 पर फोन कर विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। एक और नंबर है 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पूछे जा सकते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कोविड महामारी के दौर में फिल्म और टेलीविजन कार्यक्रमों के निर्माण की मानक संचालन प्रक्रिया की आज घोषणा की। श्री जावड़ेकर ने कहा कि फिल्म और टेलीविजन महत्वपूर्ण उद्योग है जिससे लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा है। उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के परामर्श के बाद फिल्म और टेलीविजन उद्योग के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है। अब फिल्म का हो या टीवी सीरियल का या कार्यक्रमों का शूटिंग कर सकते हैं। उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, केवल कैमरा के सामने जो होगा किरदार वो नहीं मास्क लगाएगा, लेकिन बाकी लोग जो प्रोडक्शन से जुड़े हैं वो मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय जो नॉर्म्स एक तरह से हो गए हैं वो सब लागू किए हैं। मुझे लगता है इससे बंद पड़ी इंडस्ट्री को एक नई संजीवनी मिलेगी। श्री जावड़ेकर ने बताया कि टेलीविजन कार्यक्रमों और फिल्मों की शूटिंग तथा निर्माण कार्य अब समूचे देश में शुरू किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि देश के कई भागों में इस उद्योग को पूरी तरह बंद कर दिया गया था और कुछ राज्यों में आंशिक रूप से शूटिंग की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब सरकार अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों के आधार पर मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर रही है। उन्होंने कहा कि ये उद्योग अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ है जो लाखों लोगों को रोजगार देता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित इन दिशा निर्देशों में न्यूनतम कर्मचारियों का प्रावधान है। मानक संचालन प्रक्रिया से सुनिश्चित किया जाएगा कि शूटिंग की जगहों और अन्य संबंधित स्थानों पर सुरक्षित दूरी बनाए रखी जाए। इसमें स्वच्छता की उचित व्यवस्था, भीड़-भाड़ रोकने के उपाय और सुरक्षा उपकरणों के उपयोग के प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसके तहत शूटिंग स्थलों, रिकॉर्डिंग स्टूडियो और संपादन कक्षों में 6 फीट की दूरी बनाई रखी जानी चाहिए। कैमरा लोकेशन, शूटिंग और अन्य संबंधित कार्यों में सभी लोगों को इस दूरी का पालन करना होगा। शूटिंग के लिए कम से कम कर्मचारियों को लगाया जाएगा और इस दौरान बाहर के व्यक्तियों को आने की अनुमति नहीं होगी। आउटडोर शूटिंग देखने के लिए आने वाले लोगों के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर नियम तय किए जाएंगे। एक से अधिक कार्यक्रमों की शूटिंग करने वाले स्टूडियो में विभिन्न निर्माण इकाइयों के आने और जाने के अलग अलग समय होंगे। मानक संचालन प्रक्रिया में कहा गया है कि शूटिंग से जुड़े लोगों में कम से कम संपर्क रहना चाहिए। रूप सज्जा और केश सज्जा विशेषज्ञों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का अनिवार्य रूप से उपयोग करना होगा। साझा उपकरणों का उपयोग करने वाले लोगों को दस्ताने पहनने होंगे। मास्क पहनना अनिवार्य होगा और इन जगहों में प्रवेश स्थल पर हैंड सैनिटाइजर का प्रबंध और बार बार हाथ धोने की व्यवस्था होनी चाहिए। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। फिल्म जगत ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सुभाष घई ने इस निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री को धन्यवाद दिया। कोविड के संकट काल के बाद तेज गति से बढ़ती हुई जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री थी वो एक किस्म की रुक गई थी। आज फिर से उसका पुनरारंभ हो रहा है। हम सब आभारी हैं इंडस्ट्री की तरफ से अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की
INB मिनिस्टर जावड़ेकर साहब और उनकी टीम की, जिन्होंने आज हमें पुनरारंभ और शूटिंग करने की इजाजत फिर से दी है। हम वादा करते हैं आपसे कि हम अपने प्रोटोकॉल को रखते हुए हम अपने देश में उस मनोरंजन की खुशहाली फिर से लेकर आएंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय आंदोलन चलाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि सबको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी बालिका स्कूल जाने से वंचित न रहे। श्री नायडू ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि समाज की मानसिकता बदलने के लिए और भी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। उपराष्ट्रपति ने फेसबुक पर मतभेद समाप्त करो, महिलाओं का सशक्तिकरण करो शीर्षक से एक पोस्ट में कहा है कि देश की लगभग 50% आबादी को राजनीति सहित सभी क्षेत्रों में समान अवसर दिए बिना प्रगति नहीं की जा सकती। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को पर्याप्त आरक्षण देने के बहुप्रतीक्षित प्रस्ताव पर जल्द सहमति बनाएं। उपराष्ट्रपति ने महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता के लिए संपत्ति में समान अधिकार देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलौनों को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर इन्हें लोकप्रिय बनाने के उपायों पर वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया है। देश में अनेक खिलौना उद्योग समूह हैं और हजारों कारीगर इस काम से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि खिलौने न केवल सांस्कृतिक संपर्क मजबूत करते हैं, बल्कि ये बच्चों में शारीरिक और मानसिक कौशल का विकास भी करते हैं। श्री मोदी ने कहा कि नवाचारी और रचनात्मक उपायों से इन उद्योग समूहों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। भारतीय खिलौना बाजार के विस्तार की अपार संभावनाएं हैं और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर इस उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी और नवाचार के उपयोग और विश्व मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण उत्पादों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय संस्कृति और मूल्यों से जुड़े खिलौनों का आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों में शिक्षा के उपकरणों के रूप में उपयोग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलौने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के प्रसार के उत्कृष्ट माध्यम बन सकते हैं। श्री मोदी ने पर्यटन उद्योग से भी भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने की अपील की, विशेषकर उन क्षेत्रों में जो हाथ से निर्मित खिलौनों के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रधानमंत्री ने भारतीय मूल्यों को प्रतिबिंबित करने वाले ऑनलाइन गेम सहित खिलौना प्रौद्योगिकी और डिजाइन में नवाचार के उद्देश्य से युवाओं और विद्यार्थियों के लिए हैकेथॉन का आयोजन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति और लोक कथाओं से प्रेरित खेलों का विकास कर डिजिटल गेम क्षेत्र में अपार संभावनाओं का दोहन किया जाना चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। देश में 22 लाख से अधिक कोविड रोगी ठीक हुए, स्वस्थ होने की दर लगभग 75% हुई। मृत्यु दर भी घटकर 1.86% रह गई। सरकार ने कोविड महामारी के दौर में फिल्म और टेलीविजन कार्यक्रमों के निर्माण की मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित इन दिशा निर्देशों में न्यूनतम कर्मचारियों का प्रावधान। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए राजनीतिक दलों से सहमति बनाने का आग्रह किया। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, बिहार विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमरीका चीन के साथ अपना कारोबार बंद कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगी। श्री नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बिहार कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में भाजपा, जनता दल यूनाइटेड और एलजेपी का गठबंधन बरकरार है और तीनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष के पास न तो विचारधारा है और न ही लोगों की सेवा करने की इच्छा है। उन्होंने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि उनमें कोई दम नहीं बचा है। श्री नड्डा ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान की चर्चा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी मखाना उद्योग, मधुबनी पेंटिंग और भागलपुर के रेशम उद्योग को आगे ले जाना चाहती है। श्री नड्डा ने बिहार में कोविड से स्वस्थ होने की दर में वृद्धि होने की सराहना की।
ये अब 73.48% हो गई है। बिहार में भी आज हमारी रिकवरी रेट 73.48% है और हमारे पॉजिटिव जो केस के दर हैं वो 2.89% आ गया है। इसको भी हमको समझना चाहिए। मुझे खुशी है लगभग 10 करोड़ डोर टू डोर स्क्रीनिंग की गई है। इसको भी हमको समझना चाहिए और जो 35,000 टेस्ट हो रहे थे वो अब 1 लाख टेस्ट हो रहे हैं। केरल में राज्य विधानसभा का कल एक दिन का सत्र आयोजित किया जाएगा। इसमें वित्त विधेयक पारित होगा। संक्षिप्त सत्र में विपक्षी संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे की ओर से सत्तारूढ़ वामपंथी लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया गया है, जिस पर 5 घंटे की बहस होगी। राज्यसभा सदस्य एमपी वीरेंद्र कुमार के देहांत से खाली हुई सीट पर उपचुनाव भी कल ही होगा। कोरोना संक्रमण शुरू होने के बाद पहली बार आयोजित हो रहे विधानसभा के सत्र में सुरक्षित दूरी का पालन किया जाएगा और सभी कर्मचारियों की एंटीजन जांच कराई जाएगी। विपक्षी मोर्चे ने सत्र के दौरान राज्य सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का निर्णय किया है। विपक्ष ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन पर आरोप लगाया है कि राजनयिक माध्यम से सोने की तस्करी का हाल में सामने आया मामला उनके कार्यालय से जुड़ा है। विपक्ष ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की भी मांग की है। सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी मंगलवार को मध्य प्रदेश में 35 राजमार्ग परियोजनाओं में से कुछ की आधारशिला रखेंगे और कुछ का उद्घाटन करेंगे। 9,400 करोड़ रुपए की लागत से 1,139 किलोमीटर सड़क मार्ग का निर्माण किया जाएगा। इससे प्रदेश में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने देश भर के स्कूलों के अध्यापकों और प्रधानाचार्यों से नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की प्रक्रिया पर सुझाव मांगे हैं। अध्यापक अपने सुझाव इस महीने की 24 से 31 तारीख तक अपलोड कर सकते हैं। सभी सुझावों पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के विशेषज्ञों का दल विचार करेगा। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में शिक्षकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नौकरी के लिए उम्मीदवारों का चयन राष्ट्रीय चयन अभिकरण की संयुक्त पात्रता परीक्षा CET के जरिए कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि CET में प्राप्त अंक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की भर्ती एजेंसियों के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा निजी क्षेत्र के साथ साझा किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे उम्मीदवारों के चयन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भर्ती एजेंसियों के धन और समय की बचत होगी, साथ ही नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को भी आसानी होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख में समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। इस बैठक में पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। स्थिति से निपटने के लिए भविष्य की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया गया। भारत और चीन के बीच पिछले 2.5 महीनों के दौरान सैन्य और राजनयिक स्तर पर वार्ता के कई दौर हो चुके हैं। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने कहा था कि दोनों पक्ष मौजूदा समझौतों और नियमों के तहत लंबित मुद्दों को तेजी से सुलझाने पर सहमत हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार बंद कर सकता है और अपनी अर्थव्यवस्था को उससे अलग कर सकता है। श्री ट्रंप ने कहा कि यदि चीन अमेरिका के साथ सही व्यवहार नहीं करता है तो वे निश्चित रूप से ऐसा करेंगे। जून माह में अमेरिका के वित्त मंत्री स्टीवन मुनचिन ने कहा था कि यदि अमेरिकी कंपनियों को चीन की अर्थव्यवस्था में निष्पक्ष और समान आधार पर प्रतिस्पर्धा की अनुमति नहीं मिलती है तो दोनों अर्थव्यवस्थाओं को अलग करना होगा। जनवरी में दोनों देशों के बीच व्यापार संघर्ष को लेकर वार्ता असफल होने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दूसरे चरण की वार्ता के दरवाजे बंद कर दिए थे। उन्होंने कहा था कि कोविड महामारी को लेकर चीन के रवैये से वे असंतुष्ट हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप newsonair/hindi पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नुआखाई के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। फसल कटाई पर ये त्योहार देश के कई भागों विशेषकर ओडिशा में मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति ने आशा व्यक्त की है कि ये त्योहार सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएगा। श्री नायडू ने कहा कि ये प्रकृति के साथ मानव के घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है।
प्रधानमंत्री ने किसानों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी मेहनत से देश को भोजन मिलता है। श्री मोदी ने कामना की कि ये त्योहार सभी के लिए समृद्धि और स्वास्थ्य लाएगा। ये प्राचीन पर्व गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के 5वें दिन मनाया जाता है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोरोना महामारी के बावजूद लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। खरीफ ऋतु की एक ऐसे समय में नुआखाई पर्व मनाया जाता है जब अमल के लिए चावल पूरी तरह तैयार ही नहीं होता। इसके पीछे की एक पारंपरिक कारण यह बताया जाता है कि इंसान ही नहीं बल्कि किसी चिड़िया या जानवर भी नए चावल को झूठा करने से पहले किसान उसे अपनी कुलदेवी को अर्पण करता है। ऐसे धार्मिक प्रथा के अलावा इस पर्व का एक और अहम आयाम है नुआखाई भेंटघाट, जिसके चलते आपसी भाईचारा और नुआखाई जोहार के माध्यम से आपसी सम्मान की सामाजिक तंत्र और भी सशक्त होता है। कोरोना महामारी के बावजूद सामाजिक दूरी के बीच आपसी नजदीकियां बनाए रखना यह प्राचीन परंपरा का एक अनूठा उपलब्धि ही है। गिरीश चंद्र दास, भुवनेश्वर। महाराष्ट्र में 1.5 दिन का गणेश विसर्जन आज किया जाएगा। 10 दिन का गणेशोत्सव कल शुरू हुआ। इस बीच बृहन मुंबई नगर निगम ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए श्रद्धालुओं से समुद्र तटों पर भीड़भाड़ से बचने की अपील की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मूर्तियों को कृत्रिम तालाबों में विसर्जित करने का आह्वान किया गया है। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर शारीरिक दूरी, सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए मुंबई नागरिक निकाय ने विभिन्न स्थानों की पहचान की है, जहां भक्तगण श्री गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन कर सकते हैं। विसर्जन स्थल पर तैनात नागरिक निकाय की टीमों को श्रद्धालु श्री गणेश प्रतिमाओं को सौंप सकते हैं, जिन्हें वे विसर्जित कर सकेंगे। नागरिक निकाय ने भक्तों से अपने घर पर भी विसर्जन की व्यवस्था करने की अपील की है। मुंबई शहर के सभी 24 वार्ड्स में 170 कृत्रिम तालाब भी बनाए गए हैं, जहां भगवान गणेश की मूर्तियों का विसर्जन बीएमसी की टीम की मदद से किया जा सकता है। कंटेनमेंट जोन्स में आयोजकों को पंडालों में ही मूर्तियों को विसर्जित करने की व्यवस्था करनी होगी। बीएमसी द्वारा शुरू किया गया मोबाइल स्पॉट्स ऑन व्हील का उपयोग करने का भी आग्रह श्रद्धालुओं को किया गया है। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने स्वतंत्रता सेनानी और तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री रहे तंगुतूरी प्रकाशम पंतुलू की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि वे एक जाने माने वकील थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन के विरोध में देश भर में चलाए गए आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए उन्हें आंध्र केसरी, आंध्र का शेर की उपाधि से नवाजा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वे अपने आवास पर नियमित सुबह के व्यायाम के दौरान मोर को दाना चुगाते हुए दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री के सुबह के नियमित व्यायाम के दौरान मोर अक्सर उनके साथी होते हैं। प्रधानमंत्री आवास पर चबूतरे भी बने हुए हैं, जहां पक्षी अपने घोंसले बना सकते हैं। लद्दाख के एक सरकारी स्कूल के अध्यापक सोनम ग्याल्सन को इस वर्ष के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है। लेह के खारू प्रखंड के तकनाक शक्ति मिडिल स्कूल के प्रधानाध्यापक श्री सोनम ने क्षेत्र के ग्रामीणों में सरकारी स्कूलों के प्रति भरोसा जगाने के साथ ही स्कूलों में आवश्यक सुविधाएं और परीक्षा फल में सुधार के लिए अथक प्रयास किए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में श्री सोनम ने बताया कि उन्होंने अपने शिष्यों को भारत दर्शन कराने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस की नागरिक कार्य योजना का उपयोग किया। बच्चों को ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस आजकल पढ़ाया जा रहा है, तो जैसे शक्ति ले से पास में तो वहाँ पे नेटवर्क काफी अच्छा रहता है, तो व्हाट्सएप के थ्रू टीचर हर क्लास आजकल ले रहे हैं। मैंने अपने पॉकेट मनी से एक बस लिया था स्कूल के लिए, तो बस लेके उसको मैंने चलाया, तो गवर्नमेंट को डिपार्टमेंट को बोल के डिपार्टमेंट ने 1-2 महीने के लिए मेरे को पहले शुरू में ड्राइवर भी दे दिया। अगर बच्चों के लिए ट्रांसपोर्टेशन का मतलब फैसिलिटीज हम दिया जाएगा, मेरे को लगता है कि इनरोलमेंट का बहुत बड़ा इफेक्ट करेगा। आत्मनिर्भर भारत श्रृंखला के तहत आज हम सरकारी खरीद के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम के बारे में चर्चा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया ये प्लेटफॉर्म सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों और अन्य एजेंसियों द्वारा सेवाओं तथा वस्तुओं की खरीद के लिए है। इसके माध्यम से कोविड महामारी के दौरान सरकारी संगठनों को किफायती दर पर पारदर्शी तरीके से तुरंत उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जैम अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार, मेक इन इंडिया, कारोबार में सुगमता और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने का माध्यम है।
इससे विक्रेताओं को समय पर भुगतान कर न केवल कीमतों में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित होती है, बल्कि छोटी औद्योगिक इकाइयों को सरकारी संगठनों के साथ कारोबार करने का प्रोत्साहन मिलता है। 2016 में स्थापना के समय से ही ये पोर्टल मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। तथ्य जांच श्रृंखला में हम सोशल मीडिया में आ रही फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने और वास्तविकता की जांच कर सच्चाई आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। सोशल मीडिया की एक खबर में दावा किया जा रहा है कि रेलवे ने वित्तीय संकट के कारण वर्ष 2020-21 के लिए अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का वेतन और पेंशन रोकने का फैसला किया है। भारतीय रेलवे ने इस खबर का खंडन करते हुए इसे बेबुनियाद और मनगढ़ंत बताया है। रेलवे ने कहा कि सरकार ऐसे किसी कदम पर विचार नहीं कर रही है। असम में बाढ़ की स्थिति के आकलन के लिए 6 सदस्यों का केंद्रीय दल बुधवार को राज्य का दौरा करेगा। इस वर्ष 3 बार आई बाढ़ से राज्य के लाखों लोगों पर इसका असर पड़ा है। राजस्व विभाग के आयुक्त सचिव एमएस मणिवन्नन ने आकाशवाणी के कार्यक्रम में बताया कि असम सरकार ने बाढ़ से हुए नुकसान की अंतरिम रिपोर्ट केंद्र को भेजी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल ने 80,000 से अधिक लोगों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से निकाला है। केंद्रीय दल असम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के अलावा अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बैठक करेगी। एमएस मणिवन्नन ने बताया, असम सरकार ने पहले ही अंतरिम बाढ़ क्षति रिपोर्ट केंद्र को भेज दी है और बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए लगभग 2,300 करोड़ रुपए की मांग की है। उन्होंने कहा कि बाढ़ के कारण इस साल सड़क, पुल और तटबंध सहित बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है। श्री मणिवन्नन ने कहा कि कटाव से प्रभावित लोगों की क्षतिपूर्ति के लिए मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश सरकार द्वारा बाढ़ प्रभावित लोगों के रहने के लिए माजुली, बरपेटा और लखीमपुर जिलों में पहले चरण में शेल्टर होम बनाने की प्रयास की जा रही है। मानस पटेल शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। और अब एक नजर देश के विभिन्न भागों में आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहने और छिटपुट वर्षा का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में भी सामान्य रूप से बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। चेन्नई में भी 1 या 2 बार बारिश होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं। कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार गरज के साथ बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। शहर में आमतौर पर मौसम साफ रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह में आज आसमान मुख्य तौर पर साफ रहेगा। यहां न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। गिलगित में तापमान 17 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और यहां आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। देहरादून में तापमान 23 से 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। गरज के साथ वर्षा हो सकती है। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। अमेरिका में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने के लिए कल अग्निशमन कर्मियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बहुत बड़े इलाके में फैली इस आग में सैकड़ों मकान नष्ट हो गए। इसके प्रभाव से मौसम में बड़ा बदलाव आने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में 22 लाख से अधिक कोविड रोगी ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर लगभग 75% हुई। मृत्यु दर भी घटकर 1.86% रह गई। सरकार ने कोविड महामारी के दौर में फिल्म और टेलीविजन कार्यक्रमों के निर्माण की मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित इन दिशा निर्देशों में न्यूनतम कर्मचारियों का प्रावधान। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए राजनीतिक दलों से सहमति बनाने का आग्रह किया।
और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, बिहार विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।